प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अध्यापक हैं। वे नेशनल ज्योग्राफी के लिए एक्सप्लोरर की भूमिका में भी काम कर रहे हैं। प्रोफेसर चौबे की गिनती जेनेटिक स्टडीज के सबसे काबिल विद्वानों में होती है। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स और फॉरेंसिक जैसे विषयों में उनकी जान बसती है। उनकी बात देश और दुनिया में गौर से सुनी और गुनी जाती है। उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स भारत की रूपरेखा को नए सिरे से समझने में मदद कर रहे हैं। प्रोफेसर चौबे से मिलकर इंसानी शरीर के दिलचस्प रहस्यों से पर्दा उठता है और उसके अंदर बसने वाले कई संसारों का दीदार होता है। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे का होना ऐसा है जैसे किसी तपते रेगिस्तान में ठंडे पानी का स्रोत मिल जाना, जिससे जानने की लालसा और बढ़ती जाती है। हमें उम्मीद है कि उनसे मिलकर आपकी जिज्ञासा में भी विस्तार होगा और आप भी अपने हिस्से के सवाल लेकर आएंगे, और यही हमारा लक्ष्य भी है। पहले तो अभिषेक जी नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सबसे अच्छी बात यह है कि अभिषेक जी जो है वो ढूंढते हुए हमारे लैब में पहुंचे हैं, और यहाँ ऐसा तो नहीं कि इनके हर सवालों का जवाब मिलेगा, क्योंकि विज्ञान जो है वो सवालों पे ही टिका हुआ है। अगर सवाल खत्म हो जाए तो फिर विज्ञान नहीं है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी ही नहीं, अगर आपकी भी जिज्ञासा होगी आगे चल करके आप सुनने वालों की, देखने वालों की, तो हम उसको भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। जी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम जब भी आप वीडियो देखें हमारा, और आपकी जो भी जिज्ञासाएं हो, आप सवाल पूछिए। हम फिर से प्रोफेसर साहब के पास आएंगे, उनको फिर से रिकॉर्ड करेंगे, तकलीफ देंगे और फिर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। अब शुरू करते हैं हम लोग अपना ये जो है वो सेल के बारे में बताना, सेल कोशिका। तो रॉबर्ट हुक साहब ने इसकी सबसे पहले खोज की, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति का शरीर हो या एक हाथी का शरीर हो या एक बैक्टीरिया का शरीर हो या एक वायरस का शरीर हो, सब जो है वो सेल का बना होता है। तो उसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। इसके बिना जो है जीवन संभव ही नहीं, किसी का भी जीवन संभव नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस नहीं है तो बैक्टीरिया या वायरस वो सरवाइव कर जाएंगे। वायरस तो जब तक शरीर में घुसता ही नहीं, निर्जीव ही रहता है। तो उसकी अब एक अपनी अलग जो है वो एक अलग ही विद्वत्ता है जो वो हम लोगों के ऊपर इस्तेमाल करता है। लेकिन जो कोशिका का खास चीज यही है कि बिना इसके जीवन संभव नहीं। जिस भी चीज में जीवन है वो सेल से बना है, सेल से बना हुआ है। अब अगर हम कोशिकाओं की बात करें तो एक सेल जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको एक सेल का बना होता है, वो बड़े सिंपल होते हैं। उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल उसी का, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये आरएनए या डीएनए का बना होता है। और इसके बहुत चीजें इसमें बहुत आसानी से होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर नहीं होती। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। तो जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे मानव है, तो 37.2 ट्रिलियन सेल हर एक व्यक्ति को, आपको, मुझे, किसी को भी 37.2 ट्रिलियन सेल्स मिल करके बनाती हैं। और हमें ये भी लगता है कि भाई सेल ही है, एक ही टाइप की है, तो कैसे हमारा नाक बन गया, आंख बन गया, कान बन गया, कैसे हम बिना सोचे समझे जो है सो भी जाएं, उठ भी जाएं, दौड़ें, लेकिन हमारा जो रेस्पिरेशन है वो कंटिन्यूअस है, चलता रहता है, श्वसन क्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो क्या है जो इसको ऊर्जा देता है? तो ये सारी चीजें एक इतना जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी लेकर के बनाई हुई कि हमें लगता है कि प्रकृति ने इतना सोच समझ के हमको बनाया है, हमारे सेल के जितने ऑर्गेनेल्स हैं उनको बनाया है कि हर एक ऑर्गेनेल का अपना बड़ा महत्वपूर्ण काम है। हाँ, कुछ का ज्यादा, कुछ का कम है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल के अंदर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसको ऊर्जा प्रदान करता है। और बिना पावर हाउस के, सिंपल वर्डों में अगर हम समझे, तो किसी भी चीज को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, गतिमान करने के लिए, गतिशील करने के लिए। और हम, एक व्यक्ति जो है वो लगातार गतिशील है उसके, क्योंकि वो लगातार श्वसन क्रिया उसकी चल रही, तो उसके लिए भी तो ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अच्छा, अब दूसरा कोई पूछेगा कि प्लांट है, उनको, वो तो चलते फिरते नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन उसी के एवज में उनके पास क्लोरोप्लास्ट है।
और उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से उनके लिए भोजन बनाता है। तो पावर हाउस जो है वो एक तरीके से ऊर्जा घर है हमारा, बैटरी। हाँ, और वो ऊर्जा घर लगातार हमको ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहा है। हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, वो सब ऊर्जा प्रोडक्शन में काम आता है। जिस दिन बैटरी बंद हो गई लाइफ का। हाँ, तो और देखिए बड़ी खास चीज इसकी है कि हमारे यहाँ जो है वो शिव शक्ति का या शक्ति का एक बड़ा जो है बेहतर कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हिंदू माइथोलॉजी में बहुत लंबे समय से, अगले पिछले 5000-6000 साल जब से ये हिंदू धर्म है, तब से ये माइथोलॉजी में लगातार बोला जाता है कि शक्ति जो है वो बिना उसके जो है शिव शव है ना। तो वो शक्ति हमको ये आज के डेट में पता लगा जब माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो डिस्कवरी हुई कि भैया एक कोई पावर हाउस टाइप का चीज है जो हमको ऊर्जा प्रदान करता है। और ये पावर हाउस जो है आपको ये मानना पड़ेगा कि ये केवल मदर ही ट्रांसमिट कर पाती है। तो जहां अगर मदर का अस्तित्व नहीं है वहां आदमी का भी अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए माता जो है वो अपने बच्चों में इस माइटोकॉन्ड्रिया को पास करती है। जो पावर हाउस है वो माता से मिलता है। ओके। तो अब आप समझिए कि 5000 साल पहले जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में किसी को नहीं पता था, कैसे जो है लोगों ने सोच करके ये बना दिया कि भाई ऊर्जा जो है, ऊर्जा का जो संरक्षण है या ऊर्जा की जो उत्पत्ति है वो माता से होती है। इसलिए शक्तिपीठ जो शंकराचार्य जी भारत में घूम घूम करके शक्तिपीठ बनाए, तो वो सब कहीं ना कहीं हमारे विज्ञान को भी जोड़ता है। कहीं ना कहीं जो इंडियन माइथोलॉजी है वो विज्ञान के साथ बहुत कुछ एक्सप्लेन कर पाती है। तो ओवरऑल 2-3 लाइन में अगर हम देखें तो हर एक व्यक्ति का शरीर 37.2 ट्रिलियन सेल्स का बना होता है और हर एक सेल की अपनी अलग अलग, क्योंकि उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए जो है वो डीएनए के कुछ कुछ पार्ट्स जीन बनाते हैं और वही उसमें ऑलरेडी इनकोडेड होता है। जैसे एक ब्लूप्रिंट हम प्रोग्राम लिख दिए, कोडिंग कर दिए, तो हर एक सेल की कोडिंग अलग अलग होती है। आप प्रोग्रामर हैं, आप कोडिंग कर दिए कि आप इस प्रोग्राम को जो है एक्सिक्यूट करिए हमारा बैंक के इस अकाउंट से उस अकाउंट में मनी ट्रांसफर करने के लिए। एग्जैक्टली उसी तरीके का काम जो है हमारे सेल में जो डीएनए है वो इनकोड करता है और कोशिका को बताता है कि अगर आप कोशिका है नाक बनाने की तो कृपया कान मत बनाइएगा, आप नाक ही बनाइए। बाल बनाने की कोशिका है तो आप बाल ही बनाइएगा। तो हर एक के लिए बड़ी क्लियर कट जो है इंफॉर्मेशन है कि आपको यही काम करना है। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे शरीर के अंदर ही बैठा है। हाँ, ऑलरेडी जो है वो जो चीज हम अभी खोज रहे हैं वो ऑलरेडी खोजा जा चुका है। ये रीडिस्कवरी जिसको हम कहते हैं। अभी बहुत सारी चीजें प्रकृति की हमको पता नहीं है, लेकिन सेल जो है वो बेसिक यूनिट है जो कि हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। जैसे सेल आपने बताया 37.2 ट्रिलियन। जी। आप इंडिया की जो जीडीपी है वो $3.67 ट्रिलियन। आप उससे तुलना करिए कि 10 गुना ज्यादा उतना यूनिट है हमारे शरीर में सेल का के अंदर। और हर सेल भी अपने आप में एक पिटारा है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। जैसे कि न्यूक्लियस। जी। न्यूक्लियस के बारे में सर। जी, सेल का देखिए सेंटर पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है। जैसा मैंने अभी बताया कि जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उन सबों में न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम करता है और वायरस बैक्टीरिया को उतना कॉम्प्लेक्सिटी करने की जरूरत ही नहीं है। उनका सिंपल काम है होस्ट को अटैक करना। होस्ट मतलब आदमी हो गया या कोई जानवर हो गया, अटैक करना, उसको कंट्रोल करना और फिर उस अपने आप को मल्टीपल कॉपीज बनाना। तो जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की खास बात है कि वो न्यूक्लियस के अंदर जो भी जीन हो या डीएनए हो वो एक तरीके का प्रोग्राम करके उस न्यूक्लियस को किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक्टिवेट करता है। तो उस न्यूक्लियस को सबसे पहले जो मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक, बीच में न्यूक्लियस है, उसके आस बाहर माइटोकॉन्ड्रिया है। वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा पैदा करेगी, वो ऊर्जा न्यूक्लियस को भी मिलेगा और न्यूक्लियस वो ऊर्जा लेकर के अब एक तरीके का प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, वो प्रोटीन वो उसमें ऑलरेडी इनकोडेड होगा
वो प्रोटीन लेकर के हमारा फिर वो प्रोटीन न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, बाहर निकल करके सेल का जो फंक्शन है, जो उस स्पेशल फंक्शन के लिए वो प्रोटीन निकला है, वो प्रोटीन करेगा और फिर अपने आप जो है वो यूज खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर ऊर्जा बनेगी, फिर वो फंक्शन होगा, फिर वो प्रोटीन किसी न किसी फंक्शन के लिए। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है, एक तरीके से जो मैकेनिकल प्रोसेस है, वो बहुत सारे साइकिल्स होते हैं इसमें। एक तरह से कंट्रोल रूम कह सकते हैं। हाँ, वो कंट्रोल रूम है, पूरा वो सेंटर है जो कि कंट्रोल करता है। और डीएनए से क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या ट्रांसलेशन होगा, ये सारी चीजें वही कंट्रोल करता है। तो बिना उसके सेल का कंट्रोल जो है वो नहीं हो पाता है। लेकिन बैक्टीरिया वायरस में अब आप कहेंगे कि न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो वो कैसे कंट्रोल करता है? तो उनके लिए बड़ा सिंपल प्रोसेस है। उनका सेल है, सेल का आवरण है, उसके अंदर सीधा जो है उनका डीएनए या आरएनए है और जो सेल को कंट्रोल करने लगता है। उनका तो उनके लिए ऊर्जा, जैसे वायरस ही है मान लीजिए, तो कोरोना वायरस का ही हम एग्जांपल लेते हैं। छोटा वायरस जो हमको आंख से भी नहीं दिखता है, लेकिन स्मार्ट इतना कि उसको पता है कि हमारा पावर हाउस क्या है, हमारे अंदर घुसता है, हमारे पावर हाउस को सबसे पहले अटैक करके ले लेता है। वैसे ही जैसे रशिया यूक्रेन के पावर हाउस पे कब्जा जमाता है, पावर हाउस को कंट्रोल में ले लिया, अब उसी पावर हाउस से अपनी ऊर्जा लेता है और ऊर्जा लेकर के अपने आप को फिर मल्टीपल कॉपीज बना देता है और हमारा लाइन काट देता है। वो बहुत मेहनत नहीं करता, उसका है कि मुझे पता है क्या करना है, एग्जैक्टली, मुझे दिमाग मत लगाओ। हाँ तो इसी में जी जीन स्टडीज में एक क्रोमोसोम जी हमने पढ़ा कि 23 पेयर होते हैं। जी 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 उसके बारे में बताइए। जी, देखिए, ह्यूमन के सेल की बात हो गई। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो एक, उसके अलावा भी बहुत सारे गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। सबका अपना अपना काम है। स्कैवेंजर का काम है, जो फालतू चीजें हैं सेल की उसको बाहर कर देगा, उसको खत्म कर देगा, उसमें उसके अंदर कुछ एंजाइम्स मिलेंगे, वो सब तो ठीक है। लेकिन जो हमारी जेनेटिक्स में जो मेन काम आने वाली चीज है, वो दो ही चीजें हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसके अंदर भी डीएनए होता है, और दूसरा न्यूक्लियस, क्योंकि उसके अंदर भी डीएनए होता है। अब न्यूक्लियस का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया तो सिंपल है, उसको बस ऊर्जा प्रोड्यूस करनी है और ऊर्जा प्रोड्यूस करके माता उसको अगले जनरेशन में पहुंचाती रहती है। अब आपका जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जैसे आदमी की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे बैक्टीरिया वायरस का जीनोम छोटा होता है, ठीक है, तो छोटा जीनोम में उसको क्रोमोसोम में तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब एक बहुत बड़ा जीनोम है, ठीक है, 3.2 बिलियन बेसेस होते हैं ह्यूमन के जीनोम में, और 3.2 into 2 मतलब टोटल इतने बेसेस होते हैं, तो एक बहुत बड़ा जीनोम हो गया। इतने बड़े जीनोम को एक साथ संरक्षित करना मुश्किल काम है, क्योंकि कहीं से भी टूट फूट हो जाएगी, कहीं से भी समस्या हो जाएगी। तो नेचर ने क्या किया कि क्रोमोसोम्स में इस जीनोम को तोड़ दिया। अब 22 पेयर्स जो है, 1 से 22 जो है, वो आधे माता से आते हैं, आधे पिता, ये पेयर में होता है, ठीक है। तो 22 का मतलब 22 का एक पार्ट जो है माता से आ गया, 22 का दूसरा पार्ट पिता से आ गया, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम बन गया। लेकिन जो 23वां पेयर होता है, वो जो है वो XX या XY होता है, ठीक है। XX जो है वो फीमेल सेक्स को बनाता है, और XY जो है वो मेल सेक्स को बनाता है। और Y क्रोमोसोम का मतलब ही है, सबको पता है कि वो मेल होगा, जिसके अंदर ये Y क्रोमोसोम होगा। तो ये भी आधे माता से आते हैं, आधे पिता से आते हैं। तो पिता के पास अगर XY है, तो या तो चांस होगा कि वो X, क्योंकि एक ही पार्ट वो देगा, या तो X देगा या तो Y देगा। तो हमारे जो ह्यूमन के स्पर्म होते हैं, उसमें दोनों तरीके के होते हैं, X टाइप के भी स्पर्म होते हैं, Y टाइप के भी स्पर्म होते हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो X वाले जो स्पर्म होते हैं वो ज्यादा मोटाइल हैं, वो तेजी से फास्टली मूव करते हैं, और Y वाले जो हैं वो थोड़े से धीरे मूव। अब इनमें जो है कौन जो है फर्टिलाइज करेगा, हाँ, वो एक अलग ही रेस है। तो अगर हम लोग पैदा हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने कितनों को हरा करके पैदा होने में ही एक बड़ी बात है, एक रेस जीत के आए हैं। तो वो जो रेस जीता, हम उसके बच्चे हैं, तो अपने आप को हम कमजोर नहीं समझते हैं। तो वो जब बनता है, तो वो वही डिफरेंशिएट करता है। 1 से 22 तो सेम होगा, जैसे हमारे में, हमारे बहन में जो हमारी ब्लड रिलेटिव है, उसमें 1 से 22 सेम होगा। लेकिन जो 23वां पेयर है, वो पिता से X के जगह Y आ गया, तो हम मेल हो गए, और पिता में XY के जगह
एक्स आ गया तो XX होकर के वो फीमेल बना दिया, है ना। तो अब ये जो 50% हम कहते हैं कि 50% माता से आता है, 50% पिता से आता है, तो ये भी 50% फिक्स नहीं है। जैसे ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम का कौन सा 50% हमको मिलेगा, कौन सा मेरी बहन को मिलेगा, इसको साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। ठीक है, ये वाला पार्ट मान लीजिए मुझे मिला तो हो सकता है कि ये वाला पार्ट जो है मेरी बहन को मिले, फिर ये वाला मुझे मिले तो ये वाला मेरी बहन को मिले। इसी वजह से हर एक व्यक्ति का आप चेहरा देखेंगे तो बहुत ही यूनिक होता है। हर एक व्यक्ति एक अलग तरीके का जो है उसका पूरा का पूरा फिनोटाइप होगा। आप अपनी बहन भाई के साथ भी मैचिंग बहुत रेयर होता है, बहुत कम मैच होता है। जुड़वा जो बच्चे और जुड़वा जो बच्चे होंगे, क्योंकि जुड़वा में क्या होता है कि एक ही टाइप का क्रोमोसोम आकर के माता से और एक ही टाइप का क्रोमोसोम आके पिता से मिलेगा, और फिर जब वो फर्स्ट डिवीजन होता है जाइगोट का तो पूरा का पूरा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब एक जो जाइगोट है जिसको डिवाइड हो करके एक बेबी को बनाना है, वो 2 अलग अलग पार्ट में पहली बार में डिवाइड हो गया। तो वैसे ही है, जैसे अपने एक टाइप के लड्डू बहुत सारे बनाए और एक लड्डू को तोड़ के 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो वो लड्डू के दाने तो एक ही टाइप के होंगे ना, दूसरे लड्डू से वो अलग होंगे। बस एग्जैक्टली इसी तरीके का केस होता है। तो इस वजह से इनके जो जीनोम में डिफरेंसेस है वो नील होता है। फिर भी पूरे के पूरे जीनोम में देखें तो 30-32 म्यूटेशन का डिफरेंस होता है जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो मैच है वो बहुत सेम ही होता है, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम बार बार डिवाइड हो रहा है और एक ही जीनोम 2 बार में 2 कॉपी में बन गया और ये कॉपी फिर डेवलप हो गई। तो इस वजह से उनके अंदर जो है डिफरेंसेस बहुत मिनिमम होते हैं। क्रोमोसोम से एक मिलता जुलता है ऑटोजोम। जी 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 जी, वो क्या होता है? हाँ, ऑटोजोम्स जो है 1 से 22 पेयर जो मैं बात किया उसको ऑटोजोम्स बोलते हैं। और 23वां पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ऑटोजोम्स मतलब कि जो आधे माता से आए, आधे पिता से आए, और जिनके अंदर ये एबिलिटी ना हो कि वो सेक्स को डिफरेंशिएट कर पाए। तो उसके बेसिस पे आप किसी भी व्यक्ति को न मेल बना सकते हैं न फीमेल बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम ऑटोजोम्स 23वां पेयर की बात करते हैं, इसको सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं, और उसके बेसिस पे आप किसी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल हो सकता है, ये फीमेल हो सकता है, क्रोमोसोम के एक्सचेंज के वजह से, जो फादर से आते हैं या मदर से आते हैं, इसलिए उनको ऑटोजोम्स बोला जाता है। जी, अगला सर मैं जीन के बारे में जानना चाहता हूँ, जहाँ से हमने शुरू किया था। जी, जीन क्या होता है, जिससे मतलब कहते हैं कि आदमी का जो व्यवहार है, उसकी बोली है, उसका रंग है, वो सब डिसाइड होता है। ये जीन है क्या? देखिए, अब हम सेल की बात किए, सेल के अंदर न्यूक्लियस की बात किए और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की बात की, ठीक है। तो ये डीएनए जो है वो 1 से 22 जो ऑटोजोम्स हैं और 23वां जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। अब हर एक क्रोमोसोम के ऊपर जो बहुत बड़ा पार्ट डीएनए का होगा, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं उनको हम जीन बोलते हैं। लेकिन जीन किस केस में बोलते हैं कि जब वो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, किसी फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं। तो और वो जीन जो है वो भी हमको अपने माता पिता से ही मिलते हैं। अब ये फिक्स है कि हर एक व्यक्ति के अंदर लगभग 21-22 हजार जीन होते हैं। पहले था कि 25,000 जीन, लेकिन जब से ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसिंग हुआ है तब से ये बहुत क्लियर है कि लगभग 21-22 हजार जीन होता है किसी भी व्यक्ति के। और 21-22 हजार जीन ही हमारे सारे जो कैरेक्टर्स हैं, इवन अब तो ये कहा जाने लगा कि अगर कोई व्यक्ति कंजूस है, पैसा नहीं खर्च कर रहा, तो ये उसकी गलती नहीं, उसके जीन की गलती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति लगातार मर्डर कर रहा है, सीरियल किलर है, तो वो उसके जीन का, तो ऐसा नहीं कि वो उसके कह के कि हमारे जीन में गड़बड़ी है वो बच जाए। इसमें इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और कोई इन्वायरमेंट भी किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि उसका जो अपब्रिंगिंग है किसी भी सोसाइटी में, वो भी बहुत मैटर करती है। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे हमारा जीन जो है वो हमारे कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल तो पहले से ही कर रहा है, लेकिन उसके बारे में अब जानकारी हमको मिल रही है। और किसी भी रोग के मामले में हमारे जीन के साथ जो रोग का एसोसिएशन या जो जुड़ाव है, वो अब आज के समय में वैज्ञानिक लोग बहुत क्लियर कट रिलेशन इसका आपस में देख रहे हैं।
कि ये जीन मान लीजिए कि हमारे अंदर डायबिटीज वाला जो है वो जीन पाया जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम डायबिटीज के रिस्क पर हैं और हमको एक एज के बाद डायबिटीज होने का चांसेस बढ़ सकता है। तो हमको लाइफस्टाइल अपना कंट्रोल करना है जिसके वजह से हम डायबिटीज को लंबे समय तक पोस्टपोन कर पाए। वो एक अलग ही विधा है जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। क्या जीन में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? बिल्कुल, जीन में बदलाव का अब ये दौर चल रहा है। और जो वो भेड़िए वाली एक खबर आई थी, जी 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 जी, वो तो भेड़िए में तो देखिए, भेड़िए वाली कहानी काफी बड़ी हो गई, उसमें काम उन लोगों ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था। अच्छा। लेकिन उससे भी बड़ा बड़ा काम लोग कर सकते हैं और ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले तो डॉली की ही हम बात करें, भेड़ जो, तो डॉली को यान विल्मुट ने एडिनबरा जो है वहाँ उन्होंने क्या किया कि हमारे में सब देखिए, एक बड़ी खास चीज है कि हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं, जो हम 37.2 ट्रिलियन सेल्स की बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर हमारी कोशिकाएं मान लीजिए बाल बनाने वाली कोशिका हो गई, तो अब वो भूल गई कि हमारा शरीर जो है वो इस पूरी कोशिका का ही बना हुआ है और हमारी अगली पीढ़ी बनाने के लिए जर्म सेल ही जो है वो काम कर सकते हैं। मतलब वो जो स्पेसिफिक कोशिकाएं बनी हुई हैं जो कि हमारे स्पर्म और ओवम में पाई जाती हैं, और हमारी ये कोशिकाएं जो है जो और कहीं पाई जाती हैं, उनसे हम अब मानव को दोबारा नहीं बना सकते। लेकिन अब ये बात लगभग झुठला दी गई है। हम कहीं से भी हम अपनी कोशिका निकालें, उस कोशिका के अंदर ये पावर होता है कि वो एक नए व्यक्ति को पूरा का पूरा बना दे। इसका मतलब कि किसी भी कोशिका के अंदर उस व्यक्ति का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। तो हमारी कोई भी कोशिका हो, उसके अंदर ट्रांसक्राइब, भले ही उस कोशिका को बोल दिया गया कि भैया तुम खाली इतना ही काम करो, तुमको जो काम दिया गया बस उतना करो, ये नहीं कि तुम एक पूरा मानव बना दो। तो इसलिए वो कोशिका अपना ही काम करती है। लेकिन ये क्लियर है कि उस कोशिका के अंदर मानव का पूरा ब्लूप्रिंट है, उसको वैज्ञानिक जो है वो फिर से पढ़ सकते हैं और फिर से मानव को बना सकते हैं। तो डॉली में इन लोगों ने क्या किया कि डॉली के थन से, मतलब जहां से दूध निकाला जाता है, वहां से कोशिका निकाली। उस कोशिका को जो है लैब में थोड़ा सा वो निषेचित कराया, उसको मल्टीप्लाई कराया, और मल्टीप्लाई कराने के बाद उसको फिर से एक भेड़ के वुम्ब में डाल दिया। ठीक है, तो जब वो निषेचित हो गई कोशिका, तो फिर वो डिवाइड होना शुरू हो गई और कुछ टाइम बाद जो है वो डाली पैदा हो गई। तो एक किसी भी सेल को उठा करके पूरा का पूरा उस व्यक्ति का क्लोन बना देना, उस व्यक्ति का कॉपी बना देना, वो इसी एक्सपेरिमेंट के बाद क्लियर हुआ कि हम किसी भी कोशिका को लेकर के उस व्यक्ति की पूरी कॉपी बना सकते हैं। इसको चाइनीज साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि एक लड़की को जो है वो इसी तरीके का जो है प्रोसेस करके वो पूरा का पूरा बना दिया। लेकिन क्योंकि ये शोध जो है वो एक तरीके का अनइथिकल शोध है, क्योंकि आदमी का क्लोन बनाना जो है वो अलाउड नहीं है। तो फिर उसके बाद उन लोगों को बैन कर दिया गया। लेकिन विश्व में कई सारे जगह चोरी छुपे इस तरीके के शोध हो रहे हैं जी। और अगर हम भेड़िए की बात करें, तो भेड़िए में एक भेड़िया जो कि लगभग 12,500 साल पहले जिसका अस्तित्व खत्म हो गया। भाई नेचुरल सिलेक्शन है। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन में कुछ लोग पैदा होते हैं, फिर वो पूरी की पूरी स्पीसीज खत्म हो जाती है, फिर कोई नई स्पीसीज आती है, फिर ऐसे ही हमारा इकोसिस्टम चलता रहता है। तो इस केस में भी क्या हुआ, 12,500 साल पहले एक भेड़िया जो है वो बड़ा खूंखार भेड़िया था। वो जो है बड़े बड़े जो है जानवरों को मार देता था। वो भेड़िया जो है वो 12,500 साल पहले कुछ हुआ होगा या कुछ सिचुएशन आई होगी जिसके वजह से वो खत्म हो गया, मर गया। अब जब भेड़िया मर गया तो अमेरिका में ये भाई बहुत सारे जगहों पे ठंड पड़ती है। ठंड इतनी ज्यादा कि 12,500 साल पहले पुराने वाले स्केलेटन भी आज के डेट में प्रिजर्व है। और हमारे पास एक नई टेक्निक आई है, एंशिएंट डीएनए, है ना। पुराने जो है ऑर्गेनिज्म से, पुरानी चीजों से डीएनए निकाल करके उसके बारे में जानना। उन लोगों ने उसका डीएनए निकाला, उसके बारे में समझा कि इस भेड़िए को जो है डायर वुल्फ बनाता क्या है। तो उन्होंने आज के भेड़िया को लिया, आज के भेड़िया के साथ देखा कि उसके जीनोम में क्या डिफरेंसेस है। ठीक,
जीनोम में डिफरेंसेस के बाद उन्होंने उन कैरेक्टर को खोजा जो डायर वुल्फ को दिखाते हैं, जैसे उसका बड़ा चेहरा, उसकी हाइट बड़ी, ये सारी चीजें उन्होंने उसके बारे में पढ़ ली कि कौन से जीनोम में चेंजेस के वजह से वो बन सकता है। तो उन्होंने जो नॉर्मल वुल्फ था उसके अंदर वो चेंजेस कर दिए। आपके पास सीजर है एक तरीके का, काटिए जीनोम को, वहां किसी नए पार्ट को इंसर्ट करिए या काट करके हटा दीजिए और पुराने पार्ट को आपस में जोड़ दीजिए। आपको जैसे मान लीजिए कि हमें करना है कि आपके अगले पीढ़ी में ये वाली उंगली गायब कर देनी है, ठीक? तो हम क्या करेंगे कि आपका जीनोम लेंगे, आपके जीनोम में ये पता करेंगे कि ये अंगुली किस जीन के वजह से या किस म्यूटेशन के वजह से बन रही है। वो म्यूटेशन हमको जैसे ही पता लगता है, हम सीजर लेंगे, सीजर एक तरीके का जिसको क्रिस्पर बोलते हैं टेक्निक को, उस टेक्निक के द्वारा उसको रिमूव कर देंगे आपके जीनोम से। जीनोम से वो पार्ट गायब हो गया, ये अंगुली बनाने वाला इसका जो इंफॉर्मेशन है वो खत्म हो गया। फिर से हम उसको इम्प्लांट करेंगे, इम्प्लांट करने के बाद जो बच्चा पैदा होगा उसको ये अंगुली नहीं रहेगी। या हम कह सकते हैं कि आपको हमको एक और एक्स्ट्रा अंगुली यहाँ करनी है, जीनोम में इसी का एक कॉपी बना करके एक पार्ट और जोड़ देंगे, फिर आपका जब बच्चा पैदा होगा वो एक और अंगुली के साथ एक्स्ट्रा पैदा होगा। तो वही उन्होंने डायर वुल्फ के साथ किया कि वो पार्ट निकाल करके नॉर्मल वुल्फ से डायर वुल्फ वाला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जैसे उसका चेहरा बड़ा और उसका मतलब बाहर से देखने में वो डायर वुल्फ टाइप का लगे, वही उन्होंने कर दिया। उसका स्वभाव भी वैसा होगा? नहीं, स्वभाव नहीं होगा। स्वभाव के बारे में पता करना, भाई मानव के ही स्वभाव के बारे में अभी तक नहीं पता चल सका। तो एक पुराने सैंपल जिसमें पूरा डीएनए आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल होता है पुराने सैंपल से डीएनए निकालना, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि आगे चल करके किसी का भी स्वभाव किसी नए बच्चे के अंदर डाला जा सकता है। जी, जैसे पेड़ों, आम के पेड़ में होता है कि टहनी काट के उसमें दूसरी लगाई, हाँ बिल्कुल, और उससे दूसरा बिल्कुल ग्राफ्टिंग जो टेक्निक है, तो ये बड़े लेवल पे हो रहा है एक जीवित लाइफ के अंदर। एक मूविंग जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। देखिए, समय के साथ ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के साथ छेड़छाड़ करना भी बहुत आसान नहीं है, और छेड़छाड़ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी हमको नहीं पता है कि वो किस तरीके का रिजल्ट आ सकता है। ये डर बना रहता है, तो ये डर साइंस खिलाफ में भी जा सकता है, लगातार बना रहेगा, और साइंस कभी भी कुछ भी ऐसा बना सकता है जो हमें ही खत्म कर दे। साइंस के साथ ये भी है, बिल्कुल, इसके बहुत सारे वरदान हैं तो अभिशाप भी। जी 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 जी। हम आखिर में चलेंगे जब हम अगला एपिसोड शूट करेंगे डीएनए पे। जी, उससे पहले मैं 2 चीजें आपसे जानना चाहूंगा, एक तो आरएनए के बारे में और एक डीएनए के बारे में, ताकि हम जब आगे अगला एपिसोड हम शूट करें, अगली क्लास जब आपकी हो, तो हम उसके बारे में पहले से परिचित हों थोड़ा। जी जी जी। पहले आरएनए से हम जी, जो है देखिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए का पूरा फुल फॉर्म है, ठीक? और ये 4 बेसेस का बना होता है, ए, जी, सी और टी, ठीक? तो ये 4 ही बेस जो है वो इनका सीक्वेंस हर एक व्यक्ति को बड़ा स्पेशल, हर व्यक्ति हो या कोई ऑर्गेनिज्म हो, सबको बड़ा स्पेशल बनाता है, क्योंकि ये 4 कभी ये वाला आएगा, कभी वो वाला आएगा, कभी वो वाला आएगा, वो सीक्वेंस ही जो है हर एक व्यक्ति को बड़ा स्पेशल बना देता है। अब ये एजीसीटी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन एक टर्म है, वो क्या करता है कि प्रोटीन बनाता है। उस प्रोटीन को बनाने के लिए उसके अंदर 2 तरीके का, हमारा डीएनए जो है एक बार अगर हम इसको सिंपल वर्डों में समझे तो 2 तरीके का काम करता है। पहली चीज कि इसके अंदर एक कोडिंग रीजन होता है, दूसरा नॉन कोडिंग रीजन होता है। कोडिंग रीजन का मतलब ये वो रीजन जो कि आरएनए बनाता है, ये मात्र 2% है हमारे डीएनए का। और नॉन कोडिंग रीजन जो कि आरएनए तो नहीं बनाता है, लेकिन जो आरएनए बना रहा है उसको कंट्रोल करता है किसी फॉर्म में भी, है ना? तो जो 2% है, वो 2% का ट्रांसक्रिप्शन एक टर्म होता है, वो कन्वर्ट करता है आरएनए में, ठीक? और वो आरएनए जो है वो एक एजीसीटी में से टी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यू में, यूरेसिल में। थायमीन जो है वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है, तो एजीसीयू हो जाता है। और वो आरएनए जो है वो अब साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद आरएनए जो है एक अलग
कोड देता है उसको कि अब भैया ये काम करना है। वो वाला कोड लेकर के वो प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन हमारे किसी फंक्शन में आता है, हमारे किसी काम में आता है ना। कि जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल हमें समझिए कि हम किसी जंगल में जा रहे हैं, एक शेर आ गया, तो हमको ये लगता है कि अब भागो, है ना, फाइट या फ्राइट कुछ इस तरीके का, तो हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन को भी निकालने के लिए हमारा एक तरीके से जो न्यूक्लियस है वो इंफॉर्मेशन पास करता है और वो हमारे डीएनए में इम्बेडेड है कि भैया शेर जो है वो कोई खतरनाक चीज है, इसकी जिससे हम लड़ना बहुत रेयर है केस होगा, इससे अच्छा कि भाग लो। वो भागने के लिए फिर वो क्या करेगा कि उसके पास इंफॉर्मेशन भेजेगा। वो इंफॉर्मेशन एक प्रोटीन बन के हमारे पूरे बॉडी में रिलीज होगी, वो एज ए हार्मोन। और वो हार्मोन जैसे ही बॉडी में रिलीज होगा, बॉडी अलर्ट हो जाएगा और आदमी जो है वापस निकल लेगा। तो ये तो ऐसा रिस्पॉन्स हुआ जो कि तत्काल में हुआ। लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो हमारे शरीर में चल रहे हैं, है ना। जब हम कब खाना खाए, खाना खाने के बाद फिर कब माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट हो रहा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, वो ऊर्जा फिर अगला काम में कहीं आपके किसी काम में यूज हो रही है। फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में बहुत सारे जो है वो ग्लूकोज खर्च हो रहा है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए, ऊर्जा को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, फिर और किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट अलग अलग जो है वो चलते रहते हैं, है ना, साइकिल्स एक तरीके से। जैसे हम एक प्रिंटिंग प्रेस की बात कर लें, है ना, तो प्रिंटिंग प्रेस में पहले इनपुट जाता है खबरों के रूप में, फिर वो खबर प्लेट्स पे लगते हैं, फिर वो अखबार के रूप में प्रिंट होता है। तो एग्जैक्टली कुछ इसी तरीके का इंफॉर्मेशन जो है वो जो रिपोर्टर्स लोग हैं, वो रिपोर्टर एक तरीके से आरएनए है, वो अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन लेके आता है, वो इंफॉर्मेशन यहाँ ले आके प्रोटीन में कन्वर्ट होता है और वो प्रोटीन फिर पूरे शरीर के सेलुलर सिस्टम को चलाने में काम में आती है। हमारा शरीर एक तरह से अखबार है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगला जो एपिसोड होगा वो डीएनए पे। जब भी आप सुनते हैं कि डीएनए से सैकड़ों साल पुराने मर्डर का केस सुलझा लिया गया, को किसी के बायोलॉजिकल फादर का पता लगाना हो तो डीएनए टेस्ट करवाना होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम डीएनए का बेसिक समझेंगे, उसके काम क्या हैं, वो दिखता कैसा है, काम कैसे करता है और उससे क्या क्या पता लगाया जा सकता है। और डीएनए में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पता लगाना अभी बाकी है। साइंस हमेशा जिज्ञासाओं का खेल है, उसमें सवाल हमेशा रहते हैं और जिज्ञासा हमेशा चलती रहती है। इसी वजह से साइंस जो है वो आगे की बात करता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। द स्कूल ऑफ कॉमन्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे। शुक्रिया।